नगर में रहने वाला मोहित अश्मिता को बहुत पसंद करता था। वो रोजाना अपनी भाभी के साथ मंदिर आया करती थी, इसलिए मोहित की उससे कोई बात नहीं हो पाती थी। एक दिन अश्मिता अकेली मंदिर आई तो हिम्मत करके मोहित ने उससे अपने दिल की बात कह ही डाली। देखो मोहित, हम दोनों एक ही गांव के हैं, इसके अलावा हमारा कोई रिश्ता ही नहीं, और तुम मुझसे प्यार करने की सोच भी कैसे सकते हो? मैं कहाँ ठाकुर की बेटी और तुम एक। आगे से कभी बात करने की कोशिश भी मत करना। कहकर वो वहां से चली गई और मोहित का दिल टूट गया। थोड़ी देर बाद वो भी वहां से घर को निकल गया। अब अंधेरा हो चुका था। अचानक से बारिश भी शुरू हो गई और उसको पुरानी हवेली नजर आई। वो वहां बारिश से बचने के लिए हवेली के पीछे वाले बगीचे में चला गया। वहां एक साइड खड़ा होकर फिर से अश्मिता के बारे में सोचने लगा। मैं अश्मिता के बिना कैसे रहूंगा, कैसे भुलाऊंगा उसको। अचानक एक काली परछाई उसके पीछे आकर खड़ी हो गई। मोहित पलटा और अश्मिता को वहां देखकर चौंक पड़ा। अश्मिता, तुम यहाँ पर? इतना चौंको मत, मैं अश्मिता ही हूँ। तुम यहाँ क्या कर रही हो और इस टाइम? अश्मिता उसके होठों पर उंगली रखकर उसको चुप करा देती है। इडियट, भरी बाजार में मंदिर के सामने प्रपोज करोगे तो कोई लड़की हाँ कैसे बोलेगी? वो मुस्कुराई। मैं भी तुमको पसंद करती हूँ और आज से हम दोनों रात 9 बजे इसी जगह मिला करेंगे। अगर तुम मेरे बारे में किसी को नहीं बताओगे तो। मोहित ये सुनकर फूला ना समाया। हाँ जरूर। अब मैं चलती हूँ। अगले दिन मोहित बेसब्री से रात होने का इंतजार करने लगा और ठीक 9 बजे वो हवेली के पीछे पहुंच गया। थोड़ी देर बाद अश्मिता वहां आई और दोनों एक दूसरे से बातें करने लगे। मोहित, तुम्हारी फैमिली हमसे बहुत ही गरीब है। अगर पापा को पता चल गया तो तुम्हारी और मेरी दोनों की खैर नहीं, इसलिए प्रॉमिस करो कि किसी को कुछ नहीं बताओगे। दोनों देर रात तक एक दूसरे से बातें करते रहे। अरे पता ही नहीं चला कब 2 बज गए। चलो अब अपने अपने घर चलते हैं, वरना ये लव स्टोरी आज ही खत्म हो जाएगी। बेटा, इतनी रात में कहाँ से आ रहे हो? वो मैं अपने दोस्तों से मिलकर आ रहा हूँ। कहकर वो झट से कमरे में घुस गया। अब अश्मिता उससे रोज हवेली के पीछे मिलती और मोहित रोजाना रात 2 बजे घर वापस आता। ये बात नोटिस कर मालती ने उसके चाचा जी को बताई। चाचा जी ने उसको रोकने की कोशिश की, लेकिन वो तब भी उससे मिलने हवेली के लिए निकल गया। थोड़ी देर बाद चाचा जी अपने कमरे में बैठे हुए हुक्का गुड़गुड़ा रहे थे। तभी जोरों की हवा चलने लगी और उनके कमरे की लाइट्स अपने आप ब्लिंक करने लगी। ये अचानक मौसम कैसे बदल गया? वो खिड़कियां बंद करने के लिए खड़े हुए तो उनके सामने अश्मिता खड़ी नजर आई, लेकिन उसकी आंखें अंगारों के जैसी लाल थी और हाथों के पंजे डायन के जैसे थे। तुमने मोहित को मेरे पास आने से रोका, अब सजा भुगतने को तैयार हो जाओ। कौन हो तुम? इतना सुनते ही वो उनके बिल्कुल करीब आ गई और गला पकड़ लिया। उसकी लाल अंगारों सी चमकती आंखें चाचा जी की आंखों में झांक रही थी। उसने अपना पंजा चाचा जी के पेट में मार डाला। मालती उनकी चीख सुनकर कमरे में पहुंची। जेठ जी! मालती को अब कुछ समझ नहीं आया कि क्या करे। वो उसी टाइम ठाकुर साहब की कोठी पर पहुंची तो देखा कि अश्मिता वहीं थी। ठाकुर साहब, आपकी बेटी अश्मिता रोजाना रात को मेरे बेटे से मिलने हवेली के पीछे जाती है। मैंने अपने बेटे को बहुत समझाया, लेकिन वो नहीं माना। अब आप इन दोनों को रोकिए। ये तुम क्या कह रही हो? जबान संभाल कर बोलो। आप ऐसा कैसे कह सकती हैं?
मैं तो मंदिर के अलावा कहीं जाती भी नहीं। मोहित ने सिर्फ एक बार मुझे प्रपोज किया था और मैंने उसको साफ मना कर दिया था। उसके बाद मैंने उससे कभी बात तक नहीं की। आज मेरे जेठ जी ने उसको हवेली के पीछे जाने से रोका और उनकी मौत हो गई। कहीं ऐसा तो नहीं कि मोहित किसी डायन के चक्कर में फंस गया है। मैं कल ही इस मामले में पुरोहित जी से बात करता हूँ। तुम अपने बेटे को साथ लेकर आना। मालती घर वापस आ गई और मोहित के आने का इंतजार करने लगी। जब वो घर आया तो चाचा जी को मरा देखकर चौंक पड़ा। तब मालती ने उसको सब कुछ बता दिया। ऐसा कैसे हो सकता है? आप कह रहे हैं कि वो अपने घर थी। अभी कुछ देर पहले ही मैं उसके पास से लौटा हूँ। तुम कल मेरे साथ ठाकुर साहब के पास चलना। उन्होंने पुरोहित जी को बुलाया है। अगले दिन दोनों ठाकुर साहब की कोठी पर पहुँचे। वहाँ ठाकुर साहब के साथ पुरोहित जी भी है। आज जब तुम उससे मिलने जाओगे तो ठाकुर साहब और मुझे भी साथ लेकर जाना। ठीक 12 बजे उसकी शक्तियां थोड़ी कमजोर होंगी। उस समय तुमको क्या करना है मैं बताता हूँ। ये कहकर पुरोहित ने उसको योजना बताई। रात को मोहित उससे मिलने पहुंचा तो वो वहाँ उसी टाइम पर आई। मोहित ने अपने डर को छिपाते हुए रोजाना की तरह नॉर्मली रिएक्ट किया, लेकिन उसको अब भी थोड़ी हिचकिचाहट हो रही थी। मोहित, आज तुम ठीक से बात नहीं कर रहे हो। नाराज हो क्या? असली अश्मिता अभी भी अपने घर पर है। तुम कौन हो? ये सुनते ही उसकी आंखों में खून उतर आया और नाखून अपने आप लंबे हो गए। ये देखकर मोहित बेहद डर गया। तुमने मेरे चाचा जी को मारा? वो तुमको मुझसे अलग करना चाहते थे, इसलिए उनको रास्ते से हटाना पड़ा। अब किसी को कोई नुकसान नहीं पहुंचाना। मैं तुमसे मिलना कभी नहीं छोड़ूंगा। लेकिन तुम हो कौन? मैं हवेली के पीछे भटकने वाली डायन हूँ। उस रात मैंने तुम्हारे मुंह से सुना कि तुम अश्मिता से कितना प्यार करते हो। तुम पे मेरा दिल आ गया था, इसलिए मैंने अश्मिता का रूप लिया और तुमसे मिली। तुम मुझसे कितना प्यार करती हो। मैं तुम्हें कभी नहीं छोड़ूंगा। और फिर उससे बातें करने लगा। जब ठीक 12 बजे तो छिपे हुए पुरोहित और ठाकुर साहब सामने आ गए। पुरोहित ने मोहित के पास चाकू फेंका। बेटा मोहित, यही सही मौका है, उसके बाल काट दो। मेरे साथ धोखा। मोहित ने देर नहीं की, उसके थोड़े से बाल काट लिए। मोहित ने बालों का गुच्छा पुरोहित जी को दे दिया। पुरोहित जी ने अपने झोले से एक गुड़िया निकालकर उन बालों को उसकी गर्दन पर बांध दिया। फिर उन्होंने गुड़िया में सुई चुभा दी तो डायन तड़प उठी। जल्दी से एक गड्ढा खोदो जिसमें ये गुड़िया दफना सके। सुनकर मोहित ने अपने हाथों से जमीन से मिट्टी हटाना शुरू किया और गड्ढा खोद डाला। पुरोहित जी ने उस गुड़िया को दफनाकर उस पर मिट्टी डालना शुरू कर दिया। तुमने ये सही नहीं किया। पुरोहित जी ने गुड़िया को मिट्टी से ढक दिया। वो जमीन पर गिर गई और तड़पने लगी। आज के बाद सिर्फ इसकी आवाज ही रह जाएगी। जब तक ये गुड़िया मिट्टी में है वो वापस नहीं आ सकती। उस दिन के बाद उस हवेली के पास लोगों ने भटकना तक बंद कर दिया। कहते हैं जो कोई भी वहाँ से गुजरता है उसको उस डायन की खूबसूरत आवाज सुनाई देती है, लेकिन जो भी उसको सुनता है डर कर भाग जाता है।